तो स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है कि हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के हम चैप्टर को लगभग समाप्त कर चुके हैं, उसके जो है कि 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आप इससे पहले अगर नहीं देखे होंगे, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में कहीं से भी दिक्कत आती होगी तो निश्चित रूप से आपको जाकर के उसके वीडियो को देखना चाहिए। आज जो शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम जो है कि अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि ये चैप्टर है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने के हमेशा जो है कि चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आप वो पुलिस कांस्टेबल का दे, चाहे वो एसआई का दे, चाहे आप सीजीएल का दे या फिर टेट सीटेट, हर जगह जो है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। होता बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज क्लास जो है कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टाइप को शामिल किए हुए हैं। हालांकि इसमें संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के हर एक टाइप को जो है कि हम कवर करने का प्रयास करेंगे। भले वीडियो थोड़ी सी कई पार्ट में बन के आए, लेकिन हर एक टाइप को कवर करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से आपको बेहद पसंद आने वाला है, ये मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है। देखिए आज जो है कि हम संख्या पद्धति में सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं टाइप 1 जो है कि अस्थानीय मान एवं जातीय मान। देखिए आप देखिए, अस्थानीय मान एवं जातीय मान क्या आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं सर, बहुत कम पूछे जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन अस्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड 1-2 टाइप हमारे पास है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए जो है कि हमको इसको कवर करना जरूरी है। सही है। देखिए अस्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या का अस्थानीय मान जो होता है ना कि प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, और जाति मान की बात कर रहा है तो रियल वैल्यू जो होता है, जो अंक होता है ना, वही हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए है 235 और हम कहें कि इस 5 का जो है कि जातीय मान क्या है, रियल वैल्यू क्या है, तो रियल वैल्यू जो होता है हमेशा सदैव एक समान रहता है। रियल देखिए समान, एक हमेशा एक जैसे रहने वाला। तो 5 का जो है कि जातीय मान यदि हम पूछ रहे हैं, 5 का हम रियल वैल्यू यदि पूछ रहे हैं तो 5 ही हो जाएगा। 3 का पूछ रहे हैं तो 3 ही हो जाएगा, और यदि 2 का अगर हम पूछ रहे हैं तो 2 ही हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अंक है वो खुद ही उसकी उतना ही मान जो होगा उसका जातीय मान होगा। लेकिन अस्थानीय मान में हमको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा उसका स्थान परिवर्तन होगा, उसका जो है कि मान परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस 3 की, तो हम यहाँ से देखिए जातीय मान स्थानीय मान को देखने के लिए हम क्रमशः इस तरीके से करते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसी क्रम में जो है कि हम इस तरीके बाएं तरफ जो है कि भागते जाते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं 235 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये इकाई स्थान पे है, तो इस समय इसका स्थानीय मान जो होगा ये तो 5 हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 में अब ऐसा सोचिए कि दहाई के बाद है, दहाई वाला अंक है। इसका मतलब ऐसे सोच लीजिए नॉर्मली कि जितना अंक है, जो भी कोई अंक है, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जो है कि 0 लगा दें। जैसे 3 है तो हम 1 0 लगा दें। क्यों? क्योंकि एक अंक था दाहिने साइड। अगर हम 2 की बात करें कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो 2 के आगे हम 0 लगाएंगे। कितना? जितना इसके बाद का अंक दिख रहा है, यानी कि 2 अंक है। इसका मतलब इसका जो है कि स्थानीय मान जो है कि क्या है, यहाँ पे 200 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि स्थानीय मान जो है कि परिवर्तनशील होता है, लेकिन जातीय मान जो होता है एक जैसे रहता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने यहाँ 235 रखा है और इस समय यहाँ पे 3 की जो है कि स्थानीय मान यहाँ पे 30 हो रहा है, और यही चीज अगर हम 253 लिख ले, यही 3 है, लेकिन यहाँ पे इसका स्थानीय मान जो है कि 3 हो गया है, और यहाँ पे इसका देखिए स्थानीय मान कितना हो गया, तो 50 हो गया। यहाँ पे इसका 5 था, अच्छा यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 200। आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय मान परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जातीय मान रियल वैल्यू कभी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम कैसे निकालें? जो अंक है उसको रखेंगे, उसके बाद जितने 0 है उतने रख लें, नहीं है तो स्वयं अंक ही उसका उतना ही हो जाएगा। 5 है 50, 2 है 200 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, जिससे हम यहाँ पे कर रहे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 3 2 और 8 6, 4 3 2 8 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। तो हम कहेंगे कि जातीय मान तो स्वयं हो जाएगा, यानी हम लिखते हैं पहले कि जातीय मान। तो जातीय मान जो होगा ना वो क्रमशः जो है कि जातीय जो मान होगा ना वो क्रमशः जो है कि स्वयं ही हो जाता है, स्वयं जातीय मान हो गया। यानी जातीय मान यहाँ पे हम कहेंगे कि क्रमशः 4 3 2 8 6 ही है।
लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो ये स्थानीय मान इसका 6 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान अगर पूछ रहे हैं तो ये कहेंगे 8 0, क्योंकि एक अंक जो है कि इसके दाहिने साइड है। अगर इसके बात करें हम स्थानीय मान की तो हम कहेंगे 3 0 0, सॉरी 3 नहीं 2 है, सॉरी 2 0 0। इसी तरीके से हम यहाँ 3 की बात करते हैं तो हम कहेंगे 3 कितने 0, तो जितना यहाँ पे अंक दिख रहा है 3 अंक दिख रहा है हमको। अच्छा 4 की बात करें कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 4 के बाद 4 0। सही है। आज का जो क्लास है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा निश्चित रूप से। अंत में आपसे हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप उन क्वेश्चनों का जरूर जो है कि कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा। एक जो है कि अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिख रहा है कि 2 5 8 4 मतलब 2584 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग। अच्छा 5 के स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे 500 और जातीय मान का योग यानी कि 500 और प्लस 5 जोड़ दीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि 505। इसका योग कितना हो जाएगा तो 505 स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा जा रहा था। समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम, और इसमें कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल। 4 के, देखिए 4 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 400, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। तो 400 और जातीय मान तो स्वयं जो संख्या वही हो जाएगा ना, तो संख्या यहाँ पे 4 है। गुणनफल पूछा जा रहा है, 4 चौके 16 डबल 0 लगा देंगे, हम कहेंगे कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान का जो है कि गुणनफल 1600 हो जाएगा। निश्चित रूप से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको समझ में चीजें आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से डिसलाइक करिएगा, क्योंकि हमको दोनों चीजें पसंद है। अगली टाइप की तरफ चलते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ज्ञात करना में क्या होता है कि कुछ सामान्य संख्याओं का इकाई का अंक दे दिया जाएगा और कुछ घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक। जैसे समान संख्या की बात करें, जैसे हम लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 6, और हम कह रहे हैं कि यदि इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हम गुणा करेंगे 2 5 10, अब 10 जैसे आ गया, एक 0 मिल गया। अब इसके आगे चाहे जितना भी गुणा करते जाइए, चाहे जितना भी गुणा करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। सही है। और घात वाली संख्या की क्या होगी, तो घात वाला में कुछ रूल लागू होगा, लेकिन पहले हम सामान्य संख्याओं का देख ले, उसके बाद से जो है कि हम घात वाली संख्याओं को भी लेकर के चलेंगे। हम घात वाली संख्याओं को भी लेकर चलेंगे और फिर जो है कि हम उसका जो है कि आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है और कह रहा है कि संख्या में इकाई का अंक क्या है, मतलब इसको आपस में गुणा किया जाए। यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, गुणा किया जाए तो जो है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, सामान्य संख्या। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस बड़ी बड़ी संख्या है 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की भी कोई संख्या क्यों ना हो, हमको मतलब क्या है, तो हमको मतलब है इसके इकाई के अंकों से मतलब है। इकाई का अंक यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम में 2, 2 9 18, और 18 में भी 18 से नहीं बल्कि 18 में इकाई का अंक यहाँ पे हमको दिख रहा है 8, और 8 में फिर 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 यहाँ पे हो जाएगा 48। और 48 में अगर हम बात करें, देखिए हम क्या किए हैं, तो 2 तिहाई, सॉरी यहाँ पे 2 एकम में 2 यहाँ पे था, इस 2 में फिर हम यहाँ पे 9 में उठा करके गुणा किए इसके इकाई का अंक का, तो ये हो जाएगा 18, और 18 में भी हमको 8 से मतलब है, और फिर इसके अगले वाले 6 से उठा के गुणा किए तो 8 गुणे 6 करेंगे और ये बन जाएगा 48, अर्थात हमको इकाई का मतलब है तो 8 हो जाएगा इकाई का। इसके पहले हालांकि संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन हमको मतलब है किसका, किससे, तो इकाई से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक जो होगा 8 हो जाएगा। समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। इन सब में हमको क्या करना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करें। सही है। अब यहाँ पे इकाई से मतलब है कितनी बड़ी संख्या नहीं मतलब है। अब देखिए यहाँ से इसमें उठा करके हम इसको गुणा करते हैं, गुणा करिए, 7 गुणे 2 14 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम इसको उठा करके फिर यहाँ से गुणा करेंगे। 14 से हमको मतलब है क्योंकि हमको इकाई से में 4 दिख रहा है तो हम 14 ना बल्कि 4 से कहें,
और 4 5 यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 20 और 20 में इकाई का अंक आ गया 0। अब इसके बाद चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अब यहाँ पे इकाई का अंक जो है कि 0 हो गया। एक बार यदि गुणा किए और उसमें इकाई का अंक यदि 0 मिल गया तो आगे आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं। यदि पूरा सीरीज देख लिए गुणे में है तो मत गुणा करिए, उसी 0 को उठा के रख सकते हैं। सही है, चीज़ों को समझ पाए हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। नीचे दिख रहा है 7 दूना के 14, 14 में किससे मतलब है तो 4 से मतलब है। फिर 2 5 14 में 4 से मतलब है, 4 से उठा के गुणा करिए, 4 5 20 यहाँ पे हो गया। और 20 में भी हमको किससे मतलब है 0 से मतलब है। अब 0 जैसे ही हमको मिल गया भाई, तो हमको अब आगे गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? कि हमको मिल गया 0, तो अब चाहे आगे कुछ भी गुणा कर दीजिए वो तो 0 ही बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ भी इकाई का अंक क्या होने वाला है तो 0 ही होने वाला। एक और लेते हैं। जैसे दिख रहा है 9 गुणे 230, देखिए एक 0 आ गया। अगर इस तरीके की कोई सीरीज है, गुणा किया गया है और इसमें कहीं भी यदि एक 0 दिख गया तो आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पे आंसर टिक कर दिए 0 और आंसर बतला दीजिए कि इसका गुणा किया जाए आपस में तो इकाई का अंक क्या मिलेगा तो 0 मिलने वाला है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं? जरूर आप बताते हुए रहिए। अच्छा, एक ये दिख रहा है, यहाँ देखिए जरा, यहाँ 0 मिल गया और आगे फिर कुछ संख्याएं दी गई है और कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भाई इकाई का अंक यहाँ पे गुणा करके निकालने की? जब आपको एक 0 मिल गया तो निश्चित रूप से यहाँ पे 0 ही होगा। सही है, समझ चुके होंगे निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जरा घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए इससे पहले नॉर्मल संख्याएं थी और हम इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे। घात वाली संख्या के लिए हम क्या करेंगे? घात वाली संख्या के लिए क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ना हम क्या करते हैं ना कि इसके घात में भाग देते हैं। क्या करते हैं? हम कह रहे हैं कि घात में भाग देते हैं। क्यों? किससे तो 4 से। और 4 ही से भाई क्यों देंगे? क्यों नहीं हम 5 से दे दें, क्यों नहीं 3 से दे दें, क्यों नहीं 2 से दे दें, क्यों नहीं 10 से दे दें? तो हम इसलिए नहीं देंगे, हम इसलिए अन्य संख्याओं से नहीं देंगे क्योंकि किसी भी संख्या का अगर घात लेके चल रहा है ना तो प्रत्येक 4 के बाद वही इकाई का अंक देगा। प्रत्येक 4 के बाद वही इकाई का अंक देगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 23 रख लिया, ठीक, और 23 का पावर हमने रख दिया 1, तो इकाई का अंक अभी क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। 23 में अगर हम पावर रख लेते हैं 2, तो यहाँ पे देखिए 9 इकाई का अंक दे रहा होगा। 23 के पावर यदि हम 3 रख लेते हैं तो 3 3 9 9 3 27 यानी 7 दे रहा होगा। 23 के पावर यदि हम 4 रख लेते हैं, 23 का पावर यदि हम 4 रख लेते हैं तो देखिए कितना हो रहा था? 7 दे रहा था। और फिर 7 गुणे फिर 3 करेंगे, मतलब कि जो भी कुछ बन रहा होगा 3 3 9 3 27, 27 में इकाई का अंक से फिर इकाई से ही हमको मतलब है तो 7 21 यानी कि यहाँ पे 1 बन रहा होगा। और फिर यदि इसी 23 पे यदि हम घात लगा दे 5 का तो भाग देंगे। हम कह रहे हैं 4 से भाग देंगे, घात में 4 से क्या करेंगे? भाग। एक चीज और यहाँ लिख ले, भाग देंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे कि शेष का पावर लगा रहे हैं, शेष को घात लगाते हैं। शेष को जो है कि क्या लगाते हैं? हम घात लगाते हैं, शेष को घात लगाते हैं। इसका मतलब 5 में भाग देंगे 4 से, शेष 1 बचेगा। तो 3 के पावर हम क्या करेंगे? फिर 3 के पावर हम लगाएंगे उसी 1 को और फिर देखिए 3 मिल गया शेष। कहने का मतलब यही था ना कि हर 4 के बाद से वही पुनः रिपीटेड होने लगेगा। यदि आप पावर 5 लगाते हैं तो पावर 3 आ गया, क्योंकि देखिए पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, 4 के बाद से पुनः वही हम कह रहे हैं कि दोहराएगा। 6 लगाएंगे ना अगर, तो ये निश्चित रूप से अगली बार 9 भी फिर आने वाला है। फिर 6 के बाद एक भाग, ये 7 लगाएंगे ना तो 7 ही होगा। 8 लगाएंगे ना तो 1 ही होगा। फिर 8 के बाद 9 लगाएंगे ना तो 3 ही होगा। फिर 10 लगाएंगे ना तो 9 ही होगा। मतलब हर 4 के बाद से वही घात पुनः क्या होती है? रिपीटेड होती है, रिपीट होती है यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे एक रूल बनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिएगा कि आधार जो कुछ भी हो, आधार को छोड़िए, आधार चाहे कितना भी बड़ा हो, हमको पहले क्या करना है कि घात में ना, घात में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। और शेष को कितनी बार भाग गया हमको नहीं मतलब है। और शेष को संख्या के
घात लगाते हैं, शेष को संख्या का घात लगाते हैं, फिर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, फिर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। समझिएगा जरा, हम एक दो पहले लेते हैं क्वेश्चन। नॉर्मली हम कह रहे हैं कि घात में 4 से भाग दीजिए और फिर शेष को क्या करिए, संख्या को घात पे लगा दीजिए, घात को लगा दीजिए। जैसे हमने मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, हम इस तरीके से कोई संख्या मान लीजिए हमने 23 ही रख लिया, या कोई अन्य संख्या रख लेते हैं, मान लीजिए हमने 27 रख लिया यहाँ पे, और पावर हम यहाँ पे दे दिए हैं 26 का। हम चाहे 27 रखें, चाहे 127 रखें, चाहे हम यहाँ पे कह दें कि 10,127 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको समझना क्या है, हमारा किससे मतलब है, हमको इसको समझना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भाग दीजिए किसमें, हम कह रहे हैं कि आप भाग दे दीजिए इसके घात में, घात में मतलब 26 में भाग दीजिए 4 से, और आप यहां से निकाल दीजिए कि कितना शेष आ रहा है। देखिए 4 से भाग 4 6 24, 2 शेष आया। और हम कहेंगे ना कि इस संख्या पे जो है ना, अब 26 का ना लगा के बल्कि 2 का लगा, धैर्य रखिए, आपको बहुत शॉर्टकट तरीका भी बतलाने वाला है। ये तो बस हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कुछ चीज़ें शॉर्टकट भी होगी। हाँ, तो हम पावर 2 का लगा देंगे, तो क्या हम 10,127 में गुणा करें? नहीं, हमको तो मतलब है भाई इकाई के अंक से ना, हमको मतलब है किससे, तो हमको इकाई के अंकों से मतलब है। यदि तो हमको केवल इसके इकाई पे ही क्यों ना समझ ले कि 7 का पावर यदि 2 लगा दे तो ये बन जाएगा 49। इसके पहले चाहे कितना भी लंबी संख्या हो, लेकिन हमको जब मतलब केवल इकाई से है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं, कि इकाई का अंक जो है कि यहाँ पे 9 होगा। आप यहाँ आंसर बतला देंगे कि 9 ही होने वाला है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हो सकता है कि हम 4 से भाग दे रहे हो सकता है कि हम 4 से भाग दे रहे हो और भाग देने के बाद पता चला कि शेष हमारा 0 हो गया, तब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताएंगे ना आगे, कहेंगे भाई। देखिए, एक तो हमने रूल जान गया कि हम उस पे इकाई का अंक जो भी निकालना हो तो हम उसके शेष को लगा देंगे। अब उसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते। एक तो रूल ये हो गया, ये बेस रूल है। और यदि हमारा इस तरीके से हम एक दे दिए, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमने दे दिया कि 210 के पावर 15, हमने दे दिया 211 के पावर 25, ठीक, हमने दे दिया 255 के पावर 1990, फिर हमने दे दिया कि 266 के पावर 1800। और हम कह रहे हैं कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें, जबकि हम एक रूल बताए हैं कि किसी भी संख्या के घात में हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा ना, उस शेष को क्या करेंगे कि उस संख्या के घात के रूप में उठा करके रख देंगे। लेकिन आप एक चीज और जानिए साथ साथ, कि यदि कोई भी घात वाली संख्या हो और उसका आधार यदि इसमें से कुछ भी हो, आधार के इकाई का अंक इसके पहले कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर इनमें से कोई भी संख्या होती है अगर आधार का अंक का इकाई का अंक, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह स्थिति में इकाई का अंक, ऐसी स्थिति में इकाई का अंक स्वयं हो जाता है, इकाई का अंक स्वयं होगा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर देखिए 210 है और इसमें इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो घात चाहे कुछ भी हो, हम कहेंगे कि घात कुछ भी हो, लेकिन उसके आधार का इकाई का अंक चाहे वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही हो जाता है। मतलब 0 है तो यहाँ का इकाई का अंक 0 ही होगा। यदि यहाँ पे 1 है, देखिए, तो 1 ही होगा। घात चाहे 25 लगा लीजिए, चाहे 2025 लगा लीजिए, चाहे 25,000 लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, वैसी स्थिति में इसके इकाई का अंक 1 ही होने वाला है। गांठ बांध लीजिए। अच्छा, यहाँ 5 है, घात कुछ भी लगाइए, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 ही होगा भाई। अगर यहाँ पे 6 है
तो इसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। मतलब जो इकाई का अंक है वही हो जाएगा, घात चाहे कुछ भी हो। क्या है? घात इसका क्या हो, कुछ भी हो, आंसर वही हो जाएगा 0156। समझ पाए हैं चीजों को? चलिए हम एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे दिए, देखिए वही चीजें फिर से आ गया। 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 5 है 5 ही हो जाएगा, 6 है 6 ही हो जाएगा, 0 है 0 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है 0 1 5 6, रट लीजिएगा 0 1 5 6, याद रहेगा। 0 156 याद कर लीजिए, 0 156 याद रख लीजिए। तो यही जो है कि हो जाएगा इकाई का अंक। सही है। अब थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसमें हम भाग दे और शेष हो जाए 0। जिसमें हम भाग दे रहे हो और शेष हो जाए 0, वैसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखिए वैसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम अपना ले लूं। चीज़ों को समझ पाए हैं? आप कमेंट करके बताइए आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आ रही है तो जरा शेयर भी कर दीजिए भाई, ठीक है। देखिए अभी हम सीख चुके हैं ये। अब हम ये सीखने वाले हैं कि मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं और वहाँ पे घात 0 1 5 6 आधार भी ना हो और भाग भी दे और हो जाए 0, भाग दे और शेष हो जाए 0। हमने 2 रूल पढ़ा है कि भाग दे और शेष को लगा देंगे किस पे? उस संख्या के घात के रूप में। और एक रूल पढ़े हैं कि 0 1 5 6 हो तो चाहे घात कुछ भी हो वही हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम भाग दे और शेष 0 आ जाए। मान लीजिए आप भाग दे और शेष जो है कि 0 हो जाए, वैसी स्थिति में क्या करेंगे गुरुजी? तो ऐसे स्थिति में ऐसा करेंगे, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं। पहले 200 मान लीजिए हमने ले लिया, 200 हम यहाँ पे रख लेते हैं 23। चलिए हमने यही रख लिया और इस पे हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे संख्या रख दिया 44। और ऐसी स्थिति में जब हमको हल करना होगा तो 0 1 5 6 का तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमको हल करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा ना कि आप इसके घात में भाग देंगे पहले तो, और जब आप भाग देंगे और यहाँ पे शेष आ गया 0, अब क्या करें? तो एक चीज आप गलती जो करेंगे कि घात किसी भी संख्या का यदि यहाँ पे कहते हैं ना कि x है और घात यदि 0 हुआ तो वैसे स्थिति में इसका मान 1 होता है, मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लागू होगा क्योंकि यहाँ पे घात 0 नहीं है। ये तो एक निकालने का तरीका हम निकाल रहे हैं ना। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन? अच्छा एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 22 और 22 पे पावर लगा दिया हमने यहाँ पे 12, और यहाँ पे भी हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम शेष देख रहे हैं, घात में भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पे शेष निकाल रहे हैं। हम यहाँ 14 लिख दिए क्या? अच्छा हमको 12 लिखना था। हाँ चलिए यहाँ हमको 12 लिखना था। और 12 में जब यदि 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी आ गया भाई शेष, क्या शेष आ गया 0। तब क्या होगा सर? तो ऐसी स्थिति में एक चीज हमको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि यदि शेष 0 हो, शेष क्या हो? 0 आए, शेष 0 आए तो हमारे साथ 2 कंडीशन निकलेगी। क्या? आधार सम संख्या हो, आधार सम संख्या, और एक हो सकता है कि उसका आधार विषम संख्या हो, उसका आधार जो है कि विषम संख्या हो, और दोनों के लिए अलग अलग होगा। यदि उसका आधार सम संख्या होगा वैसे स्थिति में उसका इकाई का अंक 6 होगा। लेकिन यदि उसके इकाई का अंक, उसके आधार की इकाई का अंक, आधार का विषम संख्या, आधार मतलब समझ रहे हैं ना, आधार की इकाई का अंक, हम यहाँ पे समझ लीजिएगा इकाई की हम बात कर रहे हैं। सही है, आधार का इकाई का अंक, हाँ बात वही हो गई। आधार अगर इकाई अंक है तो आधार पूरा ही विषम या सम हो सकता है, तो वैसी स्थिति में 1 होगा। सही है। अगर घात भाग देने पे शेष 0 आता है घात में, तो वैसी स्थिति में यदि वो संख्या सम संख्या है आधार, तो
तब 6 हम रख लेंगे, और यदि विषम है तो आप 1 रख लेंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के। जैसे मान लीजिए हमने 2 रख लिया और 2 पे पावर हमने लगा दिया 4, क्योंकि हम 4 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए आसान है। तो गुणा जरा करिए ना 4 का, कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे तो रखेंगे। 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 में कितना आ गया से इकाई का अंक 6। हम बोले हैं ना 2 एक सम संख्या है। अच्छा, विषम संख्या में भी एक छोटा सा ले लेते हैं और एक छोटा सा घात भी ले लेते हैं, जहां तक हम कर भी सकते हैं। तो इसको अगर तोड़ेंगे ना तो यही लिखेंगे ना कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 होगा, और 81 में इकाई का अंक 1। देखिए विषम था तो 1 आ गया। आप चाहें तो इससे बड़ी बड़ी संख्या ले जो है कि ले करके चेक कर सकते हैं, जो है कि मान हमारा वही आएगा। समझ पाए हैं? उम्मीद है आप चीजों को समझ चुके हैं। तो अगर समझ गए हैं तो अगले जो है कि हम क्वेश्चन की तरफ चले। सही है। अगला जो है कि क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा टाइप निकल के आ गया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, देखिए ये बार जैसे दिख रहा है, और हम ना इसको चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखिए। ये बार वाली है संख्या, और जब भी किसी संख्या पे इस तरीके से हम बार लगा लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है भाई? इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये है कि 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक? तो ये जो है कि अनंत तक, इनफाइनाइट है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब भी वही है कि 0.4444, ये कहाँ तक जा रहा है? अगर बार लगा दिए हैं तो इसका मतलब अनंत तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे है तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि 0.0 हम कहेंगे 474747 डॉट 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 अनंत तक की बात हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो हम इसके लिए तो सीखे हैं भाई एक चीज। क्या सीखे हैं? कि 127, इससे पहले हम एक स्पेशल इसके लिए बार वाली संख्याओं के लिए वीडियो डाल रखा है हमने। 127 में से हम घटाएंगे किसको? जितने पे नहीं है भाई, और बटे कर लेंगे जितने पे बार है उतने 9, जितने पे नहीं है उतने 0। क्लियर? तब यहाँ पे लिख लेंगे कि 127 में से घटा दीजिए 1 और इसको बना दीजिए 126, और बटे कर देते हैं 99 0। छोटा कर सकते हैं आप इसका जो है कि संक्षिप्त रूप जो है कि लिख सकते हैं। जो भी आएगा संक्षिप्त रूप आप इसको आगे की तरफ बढ़ा के रख सकते हैं। चीजों को समझ पा रहे हैं? जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब कहीं भी अगर समथिंग पॉइंट समथिंग संख्या हो और उस पे बार लगा हो, तो इसका मतलब यही होता है कि 2 + 0.3 बार। सही है? सही है। या आप इसको लिख सकते हैं, इसी को अगले रूप में भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + इस 3 को हटाने के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो बार को हटाने के लिए 3/9 लिख सकते हैं कि नहीं? यही चीज तो हम सीखे हैं ना बार वाले वीडियो में। हम इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं यहाँ से कि 3 से घटा कर दिए, 3 तिया 9, ये एक बार में घटा तो 3 दूना के 6 और एक 7/3 बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं भाई। हम ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं कि 2 + 0.7 बार, 0.7 बार। सही है। आप इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए कि 7/9 लिख दीजिए। आप इसको भी लिख सकते हैं इसी तरीके से कि 2 + 47/99 कर सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं कि 3 + 122 - 1/1 कितने यहाँ पे अंकों पे है? तो 2 पे, तो 2 बार 9, और जितने पे नहीं होता है उतनी बार इतना। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 3 + 121/99 0। सही है। इसको भी संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। ये बार वाली जो है कि हम टाइप में हम इन सारे क्वेश्चनों को, सारे इस तरीके की चीजों को हम समाहित कर चुके हैं। 136 - 1 यहाँ पे 99 0। क्यों? क्योंकि 2 पे लगा था तो 2 9। आप अगर चीजें यहाँ से थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है बार वाले में, तो आगे उस पे जाके देख सकते हैं। यहाँ से इसके बाद एक और चीजें आपको नया हम यहाँ पे देने वाले हैं। कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। अभी तक आप दशमलव के बाद यहाँ पे देखते थे कि कोई संख्या होती थी उस पे बार रख लेते थे। अब यहाँ पे आ गया कि 2.23, लेकिन 2 बार है, 2 बार .23। मतलब क्या हो गया भाई?
किसी भी संख्या अगर दशमलव से पहले कोई अंक है ना, और यदि उस पे बार लग गया तो इसका मतलब कि वो माइनस की बात कह रहा है। यानी कि इसका मतलब होता है कि -2 प्लस 0.23। अब ये माइनस इसके साथ मत मिलाइएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं पे ही ये लागू होगा। आप यहां से घटा के मत बताइएगा कि -1.7 कितना 7 नहीं बताएंगे आप इतना ही समझिएगा, क्योंकि आगे अब जहां बढ़ेंगे तो फिर वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। आप सोचेंगे -1.7 हुआ तो फिर -1.77 करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर मामला घबराएगा। फिर हाँ कर सकते एक स्टेप, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे, तो फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। आप इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0.39। सही है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि -2 प्लस 0.75। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ये माइनस बार लगने के बाद से वो ऋणात्मक हो जाता है। ये चीज आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी पे रिलेटेड, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमको आगे देखने को हमको मिल गया कि इसका मान पूछा जा रहा है। बता सकते हैं आप, अभी सीखे हैं इसको। -3 प्लस 0.75 इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस दिख रहा है। अब इसको माइनस रखेंगे ना तो ये प्लस जो है कि क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसका मतलब हमको माइनस ही रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0.78। चीजें क्लियर हो रही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, ये बन जाएगा -5। क्यों, 3 और 2 5 हो गया। अब इसको जोड़िए जरा, 7 5 और यहाँ पे 7 8 है, जोड़ लीजिए। 8 5 13 का 3 हो गया, 1 हो गया, 7 7 14 1 15। यानी यहाँ पे दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0.75 है समथिंग। तो ये बनेगा +1.53। अब देखिए हम चाहें तो पूर्ण संख्याओं को इसको जोड़ सकते हैं। -5 प्लस 1 कर दीजिए। जोड़ का नियम भी आपको सिखा चुके हैं। बहुत ही जीरो लेवल से हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा ना, अगर वो डेली केवल हमारा वीडियो देख ले तो निश्चित रूप से एक दिन वो मैथ में बहुत ही तगड़ा हो जाएगा और तगड़ा स्टार्ट करेगा जाके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -4.53, या हम इसको क्या लिख ले, क्योंकि अभी हम सीखे हैं माइनस होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बार 0.53। यही आपका आंसर होगा। सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फिर एक आ गया, तो हम इसको लिखेंगे ना कि -9 प्लस 9 प्लस नहीं माइनस भाई, क्यों, क्योंकि हम सीखे हैं तो कि बार लगाए तो माइनस रख लेंगे, तो रखिए ना भाई। प्लस 0.62 माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो -3 प्लस 0.24। सही है। सभी माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। 9 5 14 14 3 17, मतलब -17 प्लस, अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखिए ये 92 नहीं बल्कि 0.92 है। सही है, बिल्कुल सही है। जोड़ लेते हैं, हम जोड़ते हैं कहीं पे कि 92 है मतलब 92, फिर 62, फिर यहाँ पे 24 जोड़ देते हैं। 2 2 4 4 8 हो गया। यहाँ पे 9 6 15 15 2 17 हो गया। 2.2 स्थान पे लगाएंगे 1.78। सही है ना। या हम इसको लिखेंगे कि -17 प्लस 1 और प्लस 0.78। क्यों, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको जरा जोड़िएगा, -17 प्लस 1, ये बन जाएगा -16.78। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 16 बार 0.78। सही है ना। देख लीजिएगा कहीं से कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक हुई है। कैलकुलेशन बाय द वे मिस्टेक होती है तभी हमारा आंसर गलत होगा, अन्यथा बिल्कुल हमारा प्रोसेस सही है। आप ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए भाई ये तो हमारे सामने इस तरीके से आ गया है क्वेश्चन। अब इसका जरा हम आपसे टाइम लेते हैं 5 सेकेंड का और आंसर बतला दीजिए। देखते हैं आंसर ए हो, गेस करिए क्या हो सकता है। आंसर बी हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, या सी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। गेस कर लिए होंगे। चलिए आपने जो भी गेस किया हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमको एक चीज बता दीजिए कि 0.4 बार का मतलब होता क्या है। तो आप कहेंगे सर ये तो 4/9 होता है, तो हमको इसी का तो वर्गमूल चाहिए सर। तो अच्छा
इसका मतलब कि 4/9 का वर्गमूल यानी कि रूट में डालिए इसको तो वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 2/3, 4 का 2 और 9 का 3। सही है। तो अब हम 2 में भाग देंगे 3 से। अब भाग दिए जरा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 दशमलव लगाएंगे, 20 होगा तो 3 छक 18, फिर भगाएंगे 0, 3 छक 18, फिर भगाएंगे 3 छक 18। अरे भाई करिए ना दिन भर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही आएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। क्यों? क्योंकि बार बार वही आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0.4 बार का वर्गमूल होगा 0.6 बार। आंसर जो है कि ये वाला सही होगा। सही है ना? समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया भाई यहाँ तो। अच्छा, इसका वर्गमूल कह रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 9/9 और इसका मतलब 1 हुआ और इसका निकालना है वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 1 हो गया, यानी कि आंसर हो गया हमारा डी। तो यानी बार वाली संख्याओं का भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया कि x/y बराबर 1 + 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002। अब ये कहाँ तक गया है भाई? तो अनंत तक। और फिर कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करिए। x और y का मान ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ऐसे जरा सोचिए ना कि ये एक स्थान से है, फिर ये एक स्थान छूटा दूसरे स्थान पे, ये फिर तीसरे स्थान पे, फिर ये चौथे स्थान पे। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 + 0.22। क्यों? क्योंकि एक एक छूटता जा रहा है, आगे एक एक हमको 2 मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे तो कहाँ तक रखेंगे इसको? अनंत तक ये जाएगा। इसका मतलब हम इसको रख सकते हैं कि 1.2 बार रख सकते हैं ना, 1.2 बार। और ये हमको x/y के रूप में ये मिल रहा है। तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 + 2/9, इस 2/2 बार को हम 2/9 लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे जरा कि 9 एकम में 9, 9 2 11, 11/9 और 11/9 जो है ये किसके बराबर है? तो x/y बराबर ये है 11/9। सही है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, तो ये एक सीधे का सीधा हो गया, यानी x वाले का 11, y वाले का 9। 11 9 अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो वही होगा। फिर आंसर जो है कि हम कह सकते हैं कि सी वाला होगा। सही है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिख गया कि 4 के पावर a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6, 6 का पावर c बराबर 7, 7 के पावर d बराबर 8। तो a b c d, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो है कि मान पूछ लिया गया। क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? देखिए कुछ नहीं करना है, आप समझ रहे हैं ना कि 8 बराबर है किसके? 7 के पावर d के। अच्छा, जहां 7 लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? जहां पे 7 लिखा है सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के पावर c। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो 7 बराबर इतना, यानी इसी 7 की जगह पे आप लिख सकते हैं कि 6 के पावर c। और देखिए इसी पे हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर d है तो हम पावर d लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से पीछे से हल करते हुए चलते हैं। अच्छा, इस 6 के बराबर भी कुछ लिख सकते थे हम चाहते तो। क्या? ये 5 के पावर b लिख सकते थे सर, 5 के पावर b। तो लिख लीजिए ना 5 के पावर b। सही है, ये इतने का मान है और इसके ऊपर जो है कि c हमको लगाना पड़ेगा। ये b है, इसके ऊपर c है और इसके सिर के ऊपर d है और ये इधर तो ठीक ही ठाक हमारा चल ही रहा है। अच्छा, 5 दिख गया तो 5 के बराबर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना कि 5 के बराबर 4 के पावर a है। तो आप रख दीजिए भाई 4 के पावर a। 4 के पावर a, 4 के पावर a मतलब किसको अभी रखे हैं? 4 के पावर a मतलब ये 5 के बदले में रखे हैं और इसके ऊपर जो सिर पे चल रहा है ना वो तो चल ही रहा है। तो सिर पे क्या चल रहा है? b, इसके ऊपर c, इसके ऊपर d। सही है, इसके ऊपर d यहाँ पे चल रहा है और ये बराबर है 8 के। सही है, ये बराबर है 8 के। अगले स्टेप में यदि देखा जाए तो घातों पे घात लगा होता है ना तो परस्पर एक दूसरे का गुणा हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 के पावर a b c d ये बराबर है 8 के। सही है ना, घातों का परस्पर गुणा होता है, घातांक का रूल होता है। आगे हम जब घातांक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एक चीजें क्लियर हो जाएगी। मैथ में तो आप मास्टर बन जाएंगे। बस कुछ चीज़ों को कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, धैर्य रखना होगा। बिना धैर्य का कुछ होता नहीं है।
तो धैर्य बनाइए बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को कि ए 4 के पावर ए बी सी डी ये बराबर हो गया था 8 के। और थोड़ा सा हम यहाँ पे रूप परिवर्तन, हम 4 को 4 है कि थोड़ा चेंज कर दें, 4 के पावर 2 के पावर 2 रख सकते हैं और फिर से जो है कि 2 के पावर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे ए बी सी डी और बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये बन जाएगा 2 के पावर 2 ए बी सी डी, ये बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 के। जब आधार बराबर तो घात बराबर, यानी कि 2abcd बराबर 3, तो abcd बराबर हो जाएगा, गुणा है भाग करेगा के 3/2। और हमसे यही तो पूछा गया था, abcd का बराबर का मतलब क्या होगा 3/2, सही है, यही तो पूछा गया था। देखिए ना abcd का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/2 होगा। समझ पाए हैं? चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये है, और इस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि ना बताएं और आप बताइए, इसको कमेंट करें। हम कह रहे हैं कि आंसर जो है कि कमेंट करके हमको बताइए। आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएं कि क्या होगा, सही है, क्योंकि आपको तरीका बता चुके हैं और आप वीडियो में देखिए और यहाँ पे कमेंट करिए, फिर आपको बताइए कि कैसा लगा आपको ये टाइप। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के में लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इसके आगे के टाइप्स की ज़रूरत है या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आए तभी ठीक, ना दीजिए तभी भी ठीक गुरुजी। तो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।